कहानी का चौथा भाग समझने के लिए शुरू के तीनों भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कल रात मुझे कुछ असहज महसूस हो रहा था। मुझे याद है मैं ताजी हवा लेने टेरेस पर पहुंचा और उसके बाद क्या हुआ होगा कुछ याद नहीं आ रहा। सुबह जब नींद खुली तो मेरे कपड़े खून से सने हुए थे। शहर में जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, कहीं उनके पीछे मेरा हाथ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो हुआ है मेरे साथ। मुझे पता लगाना होगा। उस दिन से आदमी कुछ गुमसुम सा रहने लगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मन बेचैन रहने लगा। बार बार उसे अपनी आंखों के सामने उन्हीं धुंधली तस्वीरों की झलक दिखाई देती, लेकिन अपनी तकलीफ उसने काव्या के सामने जाहिर नहीं होने दी। वो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी, इसलिए आद्विक उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। बहुत दिनों के बाद काव्या को इतनी खुशी मिली थी जिसकी वो हकदार थी, और वो उसे अपनी तकलीफ बताकर फिर से दुखी और तनाव में नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने अपने चेहरे पर खुशी का नकली नकाब पहन रखा था, जिसके पीछे उसने अपने दर्द को छुपाया हुआ था। आद्विक की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। आखिर ऐसी क्या अनहोनी हुई थी उस रात। आद्विक को अपने सवालों के जवाब ढूंढने थे, इसलिए वो अपने साथ क्या हो रहा है इसकी जानकारी जुटाने लगा। उसने इंटरनेट पर इससे संबंधित आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए। कई किताबों में इससे जुड़े रेफरेंस ढूंढने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक रात जब वो अपने स्टडी रूम में इससे संबंधित रिसर्च कर रहा था, तब इंटरनेट पर साझा किए गए एक आर्टिकल से उसे लायनथ्रोप नामक बीमारी का पता चला। उसने इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा, जिससे उसे पता चला कि एक तरह की शारीरिक या मानसिक तौर से होने वाली बीमारी है, जिसमें रोगी का ये मानना होता है कि वो एक आदमखोर भेड़िया या अन्य कोई अमानवीय जानवर है। ये एक अलौकिक स्थिति होती है जिसमें चंद्रमा के प्रभाव में इंसान का शरीर पूर्णिमा की रात एक भेड़िए में बदल जाता है। प्राचीन काल में यूरोप और यूनान में इससे संबंधित कुछ संदर्भ मिलते हैं, जैसे घावों का जल्दी भरना, पूरे चांद की मौजूदगी में इंसान का मन बेचैन होना, अपने शरीर का नियंत्रण खोना और बाएं हाथ की हथेली में 5 बिंदुओं का बनना, जिससे अगर मिलाया जाए तो एक स्टार जैसी आकृति का बनना आदि इसकी निशानियां हैं। आद्विक तुरंत अपने बाएं हथेली को देखता है और उस बाएं हाथ की हथेली को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी हथेली में 5 बिंदुओं के निशान बने हुए थे। वो तुरंत ही पेन उठाकर उन 5 बिंदुओं को मिलाकर देखता है और जैसे ही निशान पूरा होता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। उसके पैरों तले की जमीन मानो खिसक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि वो एक आदमखोर भेड़िया मानव है, जिसने कुछ दिनों पहले शहर में हुए हादसे को अंजाम दिया था। आद्विक अपनी आंखों की भवें ऊपर करते हुए खुद से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब शहर में निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, उसमें मेरा हाथ। इतना बोलकर वो रुक गया। आद्विक अब पूरी तरह से टूट चुका था। अनजाने में ही सही, लेकिन इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान लेने का जिम्मा उसके सिर है। ये बात सोच सोचकर उसके दिल पर बोझ बढ़ रहा था, लेकिन उसे अपने से ज्यादा काव्या की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसकी वजह से काव्या को किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचे। वो जब अपने बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है कि बिस्तर पर काव्या शांति से सो रही है। आद्विक उसके पास बैठकर उसके सिर को बड़े ही प्यार से सहलाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। जब इस बारे में काव्या को पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सोचकर उसे डर लग रहा था। अचानक उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी। हाथ और पैरों की नसों में एक हल्का सा तनाव महसूस होने लगा। तभी उसका ध्यान अचानक ही घड़ी की ओर जाता है। उसने घड़ी में देखा कि 12 बजने वाले हैं और तभी उसे याद आता है कि आज तो पूर्णिमा की रात है। वो अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखता है। आसमान में मौजूद पूरा चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। आद्विक के चेहरे की बनावट बदलने लगती। उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लगा था। हाथ पांव कांप रहे थे। दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है।
वो नहीं चाहता था कि काव्या को इन सब बातों की भनक लगे। इससे पहले काव्या जाग जाए, आद्विक जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका हाथ पास ही एक टेबल पर रखे कांच के गिलास को लगता है, जिससे वो गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। गिलास के गिरने से हुई आवाज से काव्या जाग जाती है। वो देखती है कि आद्विक जल्दबाजी में बेडरूम से बाहर निकल गया है। काव्या को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसे आद्विक की फिक्र होती है, इसलिए वो जल्दी से बेड से उठकर उसके पीछे जाती है और देखती है कि आद्विक स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा है और उसने अपने आप को वहां बंद कर लिया है। काव्या स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हुए आद्विक को आवाज लगाती है, लेकिन आद्विक दरवाजा नहीं खोलता। काव्या को कमरे के अंदर से आद्विक के चीखने और कराहने की आवाजें आ रही थी। काव्या डर जाती है, उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। वो आद्विक की चिंता करते हुए कहती है, दरवाजा खोलो आद्विक, क्या हो रहा है तुम्हें, मुझे अंदर आने दो। लेकिन आद्विक का अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी काव्या को याद आता है कि कमरे के दूसरी दीवार पर एक छोटा झरोका बना हुआ है। काव्या उसमें से झांक कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर का दृश्य देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि आद्विक उसकी आंखों के सामने एक नरभेड़िए में बदल रहा है, जिसे देखकर वो खौफ में आ जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो आद्विक चिल्ला रही थी, लेकिन आद्विक अब होश में नहीं था। चांद का प्रभाव उसे पागल कर रहा था। आद्विक रूपी भेड़िया स्टडी रूम की बालकनी से कूदकर भाग जाता है। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। उसे आद्विक की फिक्र होने लगती है। वो जल्दी से नीचे उतरती है और अपनी कार में बैठकर भेड़िया रूपी आद्विक का पीछा करने लगती है। वो भेड़िया मानव तेजी से भाग रहा था और काव्या अपनी कार से उसका पीछा कर रही थी। देखते ही देखते वो भेड़िया मानव काव्या की नजरों से ओझल हो जाता है। काव्या अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए उसे खोजने लग जाती है। इस तरफ पुलिस रात के समय शहर में हर तरफ पेट्रोलिंग कर रही थी। आद्विक पर भेड़िया पूरी तरह से हावी था। वो अपने शिकार की तलाश कर रहा था। आगे जाकर वो भेड़िया पुलिस की पेट्रोलिंग करती हुई एक जीप से टकराता है। ऐसी जोरदार हुई टक्कर के कारण पुलिस की जीप वहीं रुक जाती है। टकराव की वजह से आगे बैठे पुलिस के लोगों को मामूली चोटें आई थी। पुलिस वाले अपना सिर पकड़कर और इस टकराव से संभलते हुए जीप से नीचे उतरकर देखते हैं कि वो किससे टकराए थे। वो लोग टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी वो भेड़िया पीछे से आकर एक पुलिस वाले पर हमला करते हुए उसकी पीठ का हिस्सा फाड़ देता है और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ाकर उसे नोच डालता है। वो पुलिस वाला काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और मरने की कगार पर था। ये देखकर दूसरा पुलिस वाला उस भेड़िए पर निशाना लगाकर गोलियां चलाता है, लेकिन वो गोलियां उस भेड़िए पर बेअसर साबित हो रही थी। पुलिस वाला उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है। गोलियां उसे जख्मी तो कर रही थी, पर इन सब का कोई मतलब नहीं था। उस भेड़िए को मारना इतना आसान नहीं था। वो भेड़िया मानव उस पुलिस वाले की ओर तेजी से बढ़ते हुए अपने पेने नाखूनों से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। उसका सिर दूर जाकर गिरता है और उसका धड़ किसी बेजान चीज की तरह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। भेड़िया मानव अपने अगले शिकार के लिए आगे बढ़ जाता है। इस दौरान वो पहला पुलिस वाला अपना बचा कुचा दम जुटाकर जीप तक पहुंचता है और उनकी जीप में लगे वायरलेस से कंट्रोल रूम में खबर करके अपना दम तोड़ देता है। कंट्रोल रूम से खबर केलकर को मिल चुकी थी और वो घटना स्थल पर पहुंचने के लिए निकल जाता है। इस तरफ काव्या आद्विक को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गई थी जहां उस भेड़िए ने उन दोनों पुलिस वालों को मार दिया था। वो समझ गई थी कि ये उसी जानवर का काम है। काव्या वहां से आद्विक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर में केलकर भी वहां अपनी टीम के साथ पहुंचता है और उसे वहां उन दो पुलिस वालों की लाशें मिलती हैं। वो वायरलेस पर आगे की टीम को खबर करके उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहता है। रात भर पुलिस शहर में हर जगह और चप्पे चप्पे पर उस साइको किलर को ढूंढ रही थी। इधर काव्या ने भी आद्विक को हर मुमकिन जगह ढूंढने की कोशिश की। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। आद्विक एक गार्डन के पास खून से सनी हुई हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे।
उसे ऐसी हालत में देखकर लोगों को उस पर शक हुआ और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बुला लिया। पुलिस मौके पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी आद्विक को होश आ जाता है। वो अपने आसपास देखता है, अब तक वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। तभी थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है। उन्हें देखकर आद्विक बौखला जाता है और भागने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस आद्विक को पकड़कर हाई सिक्योरिटी के साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब तक पूरे शहर में ये न्यूज फैल चुकी थी कि वो साइको किलर पकड़ा गया है। इधर काव्या को भी पता चल चुका था कि आद्विक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो तुरंत डॉक्टर प्रधान को फोन लगाती है। डॉक्टर प्रधान दिलासा देते हुए कहते हैं, हिम्मत रखो काव्या, मैं वकील साहब को लेकर पहुंच रहा हूं। डॉक्टर प्रधान और काव्या वकील को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन ये केस अब काफी सेंसिटिव बन चुका था, जिसे मीडिया ने और हवा देकर बड़ा इश्यू बना दिया था। इसीलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से आद्विक को एक गुप्त जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर प्रधान और काव्या आद्विक से मिलने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। उन्हें बताया जाता है कि जब तक जज के सामने उसकी पेशी नहीं हो जाती तब तक उससे किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। ये मुद्दा अब काफी गर्म हो चुका था और आद्विक मित्तल जैसा बड़ा नाम इस केस में शामिल होने की वजह से मीडिया ने इस खबर को कुछ इस तरह से उछाला था कि अब ये एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। आद्विक मित्तल एक बड़ा नाम था, इसलिए सिर्फ वकील को उससे मिलने के लिए अलाउ किया जाता है। पुलिस काव्या और डॉक्टर प्रधान को आद्विक से नहीं मिलने देती। 2 दिन बाद आद्विक को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। केस की सारी बारीकियों को देखकर, सुनकर और समझकर जज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह आदमी मानसिक रूप से बीमार है। इसीलिए केस की जांच पूरी होने तक इसे मेंटल असाइलम शिफ्ट कर दिया जाए। आद्विक को कड़ी सिक्योरिटी के साथ मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया जाता है। काव्या और डॉक्टर प्रधान असाइलम पहुंचते हैं। काव्या आद्विक को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर प्रधान हैरान होते हुए पूछते हैं, आद्विक ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में शहर में हुए खून में तुम्हारा हाथ है? आद्विक की आंखों में आंसू थे। वो काफी तनाव में था। वो अपनी बात समझाते हुए कहता है, अंकल, काव्या, आप दोनों प्लीज मेरा यकीन कीजिए। ये सब क्या चल रहा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से मैं पंचगिरी से लौटा हूँ तब से मेरी जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। जब भी मैं आसमान में पूरे चांद को देखता हूँ मेरा अपने शरीर पर से नियंत्रण खोने लगता है। मैं किसी आदमखोर जानवर में बदलने लगता हूँ। मुझ पर एक पागलपन सवार हो जाता है और मैं एक भेड़िए में बदल जाता हूँ, जिसके बाद मुझे कुछ पता नहीं होता कि उस वक्त मैं कहाँ होता हूँ और क्या चल रहा होता है। जब मुझे होश आता है तब मैं देखता हूँ कि मैं खून में लथपथ हूँ और मेरे कपड़े फटे हुए हैं। मुझे बस पिछली रात की कुछ धुंधली तस्वीरें याद रहती हैं। मैंने जब इंटरनेट पर इसके बारे में रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि एक लाइकेंथ्रोप नाम की बीमारी है जो पूरे चांद की मौजूदगी में इंसान को किसी भेड़िए में बदल देती है और वो भेड़िया चांद के प्रभाव में शिकार करता है। आद्विक की बातें सुनकर डॉक्टर प्रधान और काव्या चौंक जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। काव्या आद्विक को हौसला देते हुए कहती है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका पंचगिरी में उस रात हुए हादसे से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। तुम फिक्र मत करो आद्विक, मैं इन सब बातों का पता लगा कर रहूंगी और तुम्हें यहाँ से सही सलामत और जल्दी छुड़ा कर रहूंगी। बस तुम हौसला रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर प्रधान भी उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं, टेंशन मत लेना आद्विक, हम इस रहस्य का पता लगा कर रहेंगे। आद्विक को भारी मन से अलविदा कहकर डॉक्टर प्रधान और काव्या वहां से निकल जाते हैं। डॉक्टर प्रधान कहते हैं, काव्या, अब हमें बिना वक्त गंवाए जल्द से जल्द पंचगिरी पहुंचना होगा। वहीं जाकर हमें सच का पता चलेगा। तब तक आहूजा को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि वो साइको किलर आद्विक ही है जिसने उसके छोटे भाई को मार डाला। ये बात सुनकर वो आग बबूला हो जाता है और बदले की भावना से आद्विक से मिलने जाता है। आहूजा असाइलम पहुंचकर आद्विक से मिलता है। आहूजा को देखकर आद्विक चौंक जाता है। असाइलम का गार्ड आद्विक के कमरे का दरवाजा खोल देता है और आहूजा कमरे के अंदर आ जाता है।
आद्विक हैरान होते हुए कहता है, आहूजा तुम यहाँ मुझसे मिलने तो नहीं आए हो? आहूजा गुस्से से लाल होकर कहता है, ठीक सोचा तुमने आद्विक, मैं यहाँ तुम्हारी खबर पूछने नहीं बल्कि तुम्हारी खबर लेने आया हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट चला गया, पर मैं चुप रहा, लेकिन मेरे भाई को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आद्विक उसे समझाते हुए कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो आहूजा, मैंने तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं मारा। मैं खुद नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। मैं आजकल कुछ विचित्र सी परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारे भाई के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। आहूजा गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि तुमने मेरे भाई की जान ली है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें यहाँ पल पल तड़पाऊंगा। तुम रोज हजारों मौतें मरोगे। तुम मरना चाहोगे, लेकिन मौत तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। यहाँ का डॉक्टर, उसे मैंने खरीद लिया है। अब देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। मैं जल्दी तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। आहूजा उसे धमकी देकर चला जाता है। आद्विक के चेहरे पर थोड़ा डर और परेशानी दिख रही थी। उस दिन से आद्विक का टॉर्चर शुरू हो गया था। वहां का डॉक्टर जिसे आहूजा ने खरीद दिया था, वो आद्विक को शॉक ट्रीटमेंट देता। वो उसे कभी बिजली के झटके देता, कभी बर्फ से भरे हुए ठंडे पानी में उसे डुबाता, तो कभी उसे बड़ी सी सुइयां चुभाता। आद्विक की जिंदगी वहां पर नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। आद्विक हमेशा उस डॉक्टर से विनती करता कि वो उसे बख्श दे, लेकिन उस डॉक्टर का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। वो आद्विक पर जुल्म करता रहा, मानो आद्विक को तड़पाने में उसे बहुत मजा आ रहा था। इस वक्त तक काव्या और डॉक्टर प्रधान पंचगिरी पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से की जाए, किससे मिले और कौन उन्हें उसके बारे में सटीक जानकारी दे सकता है। तभी काव्या को याद आता है कि हॉस्पिटल में एक बार फॉरेस्ट ऑफिसर खान उनसे मिलने आया था। शायद उन्हें कुछ पता होगा इस बारे में, इसलिए वो फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिस में जाकर खान से मिलती है। खान अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसका एक जूनियर ऑफिसर वहां आकर उसे बताता है कि कोई काव्या और डॉक्टर प्रधान उनसे मिलने आए हैं। खान उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहता है। काव्या और डॉक्टर प्रधान अंदर आते हैं। खान उन्हें बैठने के लिए कहता है। डॉक्टर प्रधान कहते हैं, हमसे मिलने के लिए शुक्रिया सर, मैं डॉक्टर प्रधान और ये मिसेज काव्या मित्तल। खान कहता है, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है, आपको जानता हूँ। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। काव्या बिना वक्त गवाए झट से कहती है, आपको याद ही होगा कि 24 दिसंबर की रात जब रिजॉर्ट में मेरे पति आद्विक पर हमला हुआ था और जिस जानवर ने उन पर हमला किया था वो कोई भेड़िया मानव था। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते? खान अपनी कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाए बैठा था। वो आगे आकर टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहता है, इसके बारे में मेरे पास कोई ठोस जानकारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जिस जानवर ने आपके पति के ऊपर हमला किया था वो एक शापित भेड़िया मानव है जो हर पूर्णिमा की रात शिकार करता है। काव्या बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछती है, क्या आप और कुछ बता सकते हैं कि कौन था वो भेड़िया मानव? क्या शाप मिला था उसे और किसने दिया था उसे वो शाप? काव्या ने एक के बाद एक सवालों की झड़ियां लगा दी थी। खान काव्या को शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स मिसेज मित्तल, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, यहाँ भीमा नामक एक टूरिस्ट गाइड था जो उसी दिन मारा गया। हमले के दूसरे दिन मैं उसकी पत्नी कालिंदी से मिला था। मैं आपको उसका पता देता हूँ, आप उनसे जाकर मिलिए, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। खान उन्हें कालिंदी का पता देता है। काव्या और डॉक्टर प्रधान तुरंत ही कालिंदी से मिलने पहुंचते हैं। काव्या और डॉक्टर प्रधान कालिंदी के घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि कालिंदी के घर का दरवाजा बंद है। डॉक्टर प्रधान कालिंदी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कालिंदी दरवाजा खोलती है और अपने सामने काव्या और डॉक्टर प्रधान को देखती है। काव्या अपना परिचय देते हुए कहती है, जी मेरा नाम काव्या मित्तल और ये हैं डॉक्टर प्रधान। कालिंदी उन्हें अंदर बुलाती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप कौन हैं और ये भी जानती हूँ कि आप एक न एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगी।
काव्या और डॉक्टर प्रधान एक दूसरे की ओर देखते हैं। वो दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर प्रधान हैरान होते हुए पूछते हैं, आप इन्हें कैसे जानती हैं और आपको कैसे पता कि हम आपसे मिलने आएंगे? कालिंदी कहती है, आपके पति इकलौते ऐसे इंसान हैं जो उस रात हुए उस दानव के हमले से बच गए थे। वैसे तो मैं ही आपसे मिलने उस दिन अस्पताल आई थी, क्योंकि मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी। मेरे पति भीमा का शव भी उसी अस्पताल में लाया गया था, लेकिन आपके पति मौत से जूझ रहे थे, इसलिए वहां से चले जाना ही मैंने ठीक समझा। काव्या के अंदर के ही सवाल थे। वो बिना देरी किए पूछती है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी और क्या बताना चाहती थी? वो जानवर कौन था जिसने मेरे पति पर हमला किया और कई लोगों को मारा, और इन सब का मेरे पति के बचने से क्या संबंध है? काव्या एक के बाद एक लगातार सवाल पूछ रही थी। कालिंदी उसे शांत कराते हुए कहती है, जिस जानवर ने उस रात रिजोर्ट में हमला किया था वो कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक श्रापित भेड़िया मानव था। डॉक्टर प्रधान पूछते हैं, श्रापित? कैसा श्राप? कालिंदी उदास होकर एक लंबी आह भरते हुए कहती है, वो श्राप जो मेरे भाई और पति को निकल गया, वही श्राप जो नाम पर यहाँ के जंगल काटे, वहां पर आलीशान फार्म हाउस और रिजोर्ट बनाए। हमारे पुरखों ने उस शापित जानवर को जंगल के एक हिस्से में कैद किया था, लेकिन कुछ बाहर के लोगों ने यहाँ के अमीर और रसूखदार लोगों के साथ मिलकर उसे गलती से उसकी कैद से आजाद कर दिया, जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है। कालिंदी की बातें काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, जिससे उसकी उलझन और ज्यादा बढ़ रही थी। काव्या उलझन भरे लहजे में कहती है, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं और मेरे पति का इस सब से क्या संबंध है? कालिंदी काव्या को समझाते हुए कहती है, संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि अब आपके पति भी इस श्राप का शिकार हो चुके हैं। अब हर पूर्णमासी की रात जब चांद अपनी चांदी बिखेरेगा, तब आपके पति एक भेड़िया में बदल जाएंगे, एक नर भेड़िया जो रात को शिकार करने निकलेगा, जिस पर एक अजीब उन्माद, एक पागलपन सवार हो जाएगा। इस दौरान उसके शरीर पर खुद का नहीं, बल्कि उस पर भेड़िए की आत्मा का नियंत्रण होगा। कालिंदी काव्या और डॉक्टर प्रधान को उस श्राप से जुड़ी कुछ काव्य पंक्तियां सुनाती है, जो इस प्रकार थी, चाहे कोई इंसान जो दिल का हो साफ, करता हो ईश्वर से प्रार्थना हर रात, फिर भी बन सकता है भेड़िया जब खिलते हैं वुल्फ्सबेन के फूल और चमकता है पतझड़ का चांद। कालिंदी काव्या और डॉक्टर प्रधान को उस श्राप से जुड़ी काव्य पंक्तियां सुनाती है, जिसे सुनकर काव्या उलझन भरे लहजे में पूछती है, इन पंक्तियों का मतलब क्या है? क्या इसका संबंध उस श्राप के रहस्य से है? तब कालिंदी उसे समझाती है, आपके पति के श्राप का सार इन्हीं पंक्तियों में है, क्योंकि कहा जाता है कि वो श्रापित भेड़िया अगर किसी को काट ले और अगर कोई इंसान उस श्रापित भेड़िए के हमले में बच जाता है और उस श्रापित भेड़िए की मौत हो जाती है, तब वो श्राप अपने नए दावेदार पर हावी हो जाता है और अगली पूर्णमासी की रात वो इंसान जिसे भेड़िए ने काटा था वो एक नर भेड़िए में बदल जाता है। पूर्णिमा के दौरान एक भेड़िया मानव खूंखार बन जाता है। चंद्रमा उसे प्रभावित करता है, जिसे हम आम इंसान महसूस नहीं कर सकते, उसे सिर्फ एक भेड़िया ही महसूस कर सकता है। काव्या चिंतित होते हुए पूछती है, लेकिन इस श्राप का रहस्य क्या है? किसने दिया था ये श्राप और क्यों? तब कालिंदी बताना शुरू करती है, ये एक लंबी कहानी है जो सदियों पहले शुरू हुई थी। आज से करीब 700 साल पहले की बात है। तब यहाँ महाराज महीधर का राज था, जो बड़े गुणु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज से प्रजा खुशहाल थी, लेकिन जल्द ही वो खुशी एक त्रासदी में बदलने वाली थी। और कहानी बताते हुए कालिंदी अतीत के उन पलों में पहुंच जाती। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था। आसमान में पूनम का चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। बलराम अपनी बैलगाड़ी में बैठकर जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। ज्यादा देर होने की वजह से उसे घर जाने की जल्दी थी। उसने खुद अपने हाथों से बनाए हुए मटके दूसरे बड़े नगर में बेचने के बाद घर के लिए लगने वाली जीवन आवश्यक सामग्री को लेकर वो निकला था। खड़खड़ करते हुए उसकी बैलगाड़ी जंगल के कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। घना जंगल होने के कारण हर तरफ अंधेरा फैल चुका था।
इसलिए लालटेन की रोशनी की मदद से वो आगे बढ़ रहा था। जंगल शांत था, लेकिन रात के जीव जैसे कीड़े तो कभी उल्लू की आवाज से जंगल की शांति भंग हो रही थी। बलराम आगे बढ़ ही रहा था कि उसे दूर कहीं से भेड़िए के रुदन का मनहूस स्वर सुनाई देता है। बलराम थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अपने बैलों को चाबुक के फटके देते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे जंगल की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई और किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज भी सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो बैलों को फटके देते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैल भी डरे हुए थे, मानो आगे आने वाले संकट का उन्हें पता चल गया था। तभी झाड़ियों में से एक डरावना जानवर बाहर आता है, जिसे देखकर बलराम काफी डर जाता है। बलराम को भागने का मौका मिले उससे पहले वो जानवर उसके ऊपर छलांग लगाकर उसका शिकार कर लेता है और साथ में उसके बैलों को भी मारकर खा जाता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बलराम अभी तक घर नहीं लौटा था, इसलिए उसके परिवार के लोग चिंतित हो रहे थे। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं और उसे ढूंढते हुए लोग जंगल की तरफ चले गए। जंगल में कुछ दूर जाकर उन्हें बलराम की लाश मिलती है, जो खून से सनी हुई थी। वहां से कुछ ही दूरी पर बैलों की भी कटी फटी लाशें पड़ी हुई थी। लोगों को शक था कि किसी जंगली जानवर ने बलराम और उसके बैलों को शिकार करके उन्हें मार डाला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लोगों ने इस घटना को भुला दिया था, लेकिन फिर से जंगल में कुछ दिनों बाद एक और आदमी की लाश मिलती है। उस आदमी की मौत भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह कुछ दिनों पहले बलराम की हुई थी। इस घटना को अब 3 महीने बीत चुके थे और इन 3 महीनों में 7 से 8 लोगों की मौतें उसी तरह हुई थी। नगर वासियों में जंगल के उस आदमखोर जानवर की दहशत बढ़ रही थी। नगर के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठे होकर इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है, ये विषय काफी गंभीर है, हमें जल्द से जल्द इसका पूरी तरह बंदोबस्त करना होगा। इस पर वहां उपस्थित दूसरा आदमी कहता है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, हमें इस बात की शिकायत हमारे महाराज से करनी होगी। अब वही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। सभी नगरवासी मिलकर यही फैसला करते हैं और नगर के कुछ मुख्य लोग महाराज महीधर के दरबार में अपनी व्यथा लेकर पहुंचते हैं। महाराज दरबार में अपने मंत्रियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर द्वारपाल आकर महाराज को बताता है कि गांव की प्रजा के कुछ लोग महाराज से मिलना चाहते हैं। उस पर महाराज महीधर कहते हैं, ठीक है, भेज दो उन्हें। थोड़ी देर बाद द्वारपाल उन लोगों को दरबार में लेकर आता है। सब लोग महाराज को प्रणाम करते हैं। तब वहां उपस्थित महाराज के विश्वासु मंत्री देवदत्त कहते हैं, बोलिए क्या समस्या है आपकी। तब उन उपस्थित लोगों में से एक आदमी कहता है, महाराज, हम नगरवासियों पर एक विपदा आन पड़ी है। जंगल में एक आदमखोर जानवर है जिसने काफी उत्पात मचा रखा है और कुछ महीनों से हमारे नगर के कई लोगों की जानें ली हैं। हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हम जंगल में नहीं जा पा रहे हैं। जंगल से जड़ी बूटी लाने वाले वैद्य हो या फिर घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लाने वाली महिलाएं, सब लोग भयभीत हो चुके हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महाराज महीधर उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। महाराज उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमारी प्रजा पर आने वाली हर विपदा को हमसे होकर गुजरना होगा। तभी महाराज अपने सेनापति को आदेश देते हुए कहते हैं, सेनापति, हमारे राज्य के कुछ चुनिंदा और हुनरमंद शिकारियों को अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भेज दो ताकि उस आदमखोर जानवर का बंदोबस्त कर सकें। महाराज उन लोगों को अभय दान देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम उस आदमखोर जानवर का बंदोबस्त कर देंगे। महाराज की जय जयकार करते हुए वो लोग दरबार से चले जाते हैं। दूसरे दिन सेनापति अपने राज्य के सबसे बेहतर शिकारियों को कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भेजते हैं। शिकारी जंगल के अंदर तक जाकर जगह जगह पर जाल बिछा देते हैं। शिकारी 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसे ढक देते हैं और उस गड्ढे के पास वाले पेड़ से एक बकरी को बांध देते हैं ताकि वो जानवर बकरी का शिकार करने आए और उस जाल में आसानी से फंस जाए। राजा के सैनिक और शिकारी जाल बचाकर ऊंचे पेड़ों पर उस आदमखोर जानवर के इंतजार में छुपकर बैठे हुए थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वो आदमखोर प्राणी वहां पर नहीं आया। अब दिन ढलने को था। राजा के सैनिक और शिकारी उसकी राह देखकर थक चुके थे।
वो सब सोच ही रहे थे कि वापस लौट जाएं। तभी उन्हें जंगल के घने हिस्से वाली झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। वे सब अपनी अपनी जगह पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो जानवर वहां आता है, पेड़ से बंधी हुई बकरी को सूंघने लगता है और अपने जबड़ों में फंसाकर जैसे ही पीछे जाने लगता है, तभी अचानक वो जानवर शिकारियों द्वारा खोदे गए उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वो जानवर गड्ढे से बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा। सभी सैनिक और शिकारी अपने हाथों में तीर, कमान और भाले लेकर उस तरफ दबे पांव बढ़ते हैं। वे सब उसे जाल में फंसाकर मारने वाले थे कि तभी वो जानवर छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर आता है। उस अद्भुत जानवर को छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर आता देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एक पल के लिए सभी शिकारी और सैनिक जहां थे वहीं रुक जाते हैं। फिर बिना वक्त गवाए सभी सैनिक और शिकारी एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। वो आदमखोर जानवर एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है। शिकार करने आए सभी लोग खुद उस आदमखोर का शिकार बन जाते हैं। इस तरफ राजमहल में अब राजा की चिंता बढ़ने लगी थी। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक जंगल गए शिकारियों और सैनिकों की कोई भी खबर नहीं आई थी। राजा अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि सैनिकों की एक अतिरिक्त टुकड़ी को जंगल भेजकर पता लगाएं कि वो सैनिक और शिकारी अब तक वापस क्यों नहीं लौटे। महाराज के आदेशानुसार एक सैन्य टुकड़ी जंगल जाकर उन्हें ढूंढती है। वो लोग उन्हें ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर तक आ गए थे। कुछ दूर आकर वे सैनिक देखते हैं कि वहां पर उन सैनिक और शिकारियों की लाशें पड़ी हैं, जो काफी बुरी हालत में हैं। उस आदमखोर जानवर ने उन सभी को नोच डाला था। ये खबर राज दरबार समेत पूरे नगर में फैल जाती है। इस घटना से सभी दहशत में आ गए थे। प्रजा का विश्वास राजा पर से कम होता दिखाई दे रहा था और इस तरफ महाराज महिदर की चिंता बढ़ रही थी। महाराज फैसला लेते हैं कि इस बार वे स्वयं जंगल जाकर उस आदमखोर जानवर का बंदोबस्त करेंगे। टू बी कंटिन्यूड।